कश्मीर और केरल की सच्ची घटना वाली फिल्मों पर जश्न मनाते हैं, वो कंधार हाईजैक पर बनी वेब सीरीज से आहत हो गए हैं। वो सीरीज जो कि बनी ही है विटनेसेस की किताब पर, उससे इन्हें दिक्कत है। इस सीरीज ने ये साबित कर दिया है कि केवल सूट बूट पहन के पढ़ाकू वाला मुंह बनाए लोग भी पढ़ाई लिखाई करने को तैयार नहीं है। हाँ, इन जैसों की ही बात कर रही हूँ अभी मैं। जो बातें खुद गृह मंत्रालय के दस्तावेजों में लिखी है उसको भी ये गलत बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अनुभव सिन्हा निर्देशित नेटफ्लिक्स सीरीज IC-814 की। सीरीज में विमान IC-814 के हाईजैक होने से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा आतंकवादियों के रिहाई तक की कहानी दिखाई गई है। ये दास्तान है उन लोगों की जो कि मौत के मुंह से वापस आए थे। सीरीज विमान के पायलट कैप्टन देवी शरण की किताब फ्लाइट इनटू फियर पर आधारित है। क्या हुआ था IC-814 में? खूंखार आतंकियों को रिहा करने पर क्यों मजबूर हो गए थे वाजपेयी? क्या थी वाजपेयी सरकार की गलतियां जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा था? कहां हुई चूक और क्या सीरीज में झूठ बोला गया है? आतंकियों के नाम बदले गए हैं? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। अनुभव सिन्हा ने कंधार हाईजैक पर सीरीज बनाई। सीरीज में आतंकियों का नाम सुनते ही कथित हिंदू योद्धा आहत हो गए। सीरीज में आतंकियों के नाम शंकर, भोला, चीफ, बर्गर और डॉक्टर दिखाए गए हैं। आप समझ ही गए होंगे कि बवाल किन नामों पर हो रहा है। शंकर और भोला कुछ सोशल मीडिया ट्रोल्स बायकॉट की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जानबूझ करके आतंकियों के इस्लामिक नामों को बदल करके हिंदू किया गया है। ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट अनुभव सिन्हा की हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश है। जब मैं सोशल मीडिया ट्रोल्स कह रही हूँ तब मैं गोदी मीडिया की भी बात कर रही हूँ, जिसने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि इन्हें इतिहास, पुराण, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। ये महज मीडिया ट्रोल्स भर है। ये बात सच है कि विमान को हाईजैक करने वाले आतंकी हिंदू नहीं थे, फिर उनके नाम शंकर और भोला क्यों बताए गए हैं? क्या जानबूझ करके अनुभव सिन्हा ने आतंकियों के नाम बदले हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश की है? सच जान लीजिए, शंकर, भोला, चीफ, बर्गर और डॉक्टर आतंकियों ने इन कोड नेम्स का इस्तेमाल किया था। वो इन्हीं नामों से एक दूसरे को पूरी घटना के दौरान बुला रहे थे। केबिन क्रू, घटना को कवर करने वाले पत्रकार और भारत सरकार के दस्तावेज भी इस बात की पुष्टि करते हैं। खुद उस प्लेन में फंसे यात्रियों ने उनके वही नाम बताए जो कि सीरीज में दिखाए गए हैं। एक यात्री पूजा कटारिया अपनी आपबीती सुनाते हुए कहती है कि हमें नहीं पता कि विवाद क्यों बनाया जा रहा है। उनके जो नाम थे सीरीज में तो वही दिखाया गया है। पता नहीं क्यों इसको कंट्रोवर्सी ले रहे हैं। एंटरटेनमेंट है, उसके हिसाब से देखना चाहिए। भोला, शंकर उनके नाम थे, उन्होंने रखे हुए थे और वो बोलते थे, तो वो ट्रू है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने अपनी मर्जी से बनाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 जनवरी सन 2000 को बताया था कि 5 अपहरणकर्ताओं के असली नाम कुछ इस तरह से थे। बहावलपुर का इब्राहिम अतहर, कराची का शाहिद अख्तर सईद उर्फ गुलशन इकबाल, कराची के डिफेंस एरिया का सनी अहमद काजी, कराची के अख्तर कॉलोनी का मिस्त्री जहूर इब्राहिम और सुक्कुर सिटी का शाकिर। विदेश मंत्रालय की रिलीज में बताया गया था कि हाईजैकर्स ने विमान में खुद के लिए चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर जैसे कोड नेम रखे हुए थे। इस बात का एक ही मतलब निकल रहा है कि कंधार हाईजैक पर ज्ञान देने वालों ने खुद ही इसके बारे में नहीं पढ़ा है। बस जैसे सियार एक सुर में हुआ करते हैं ना, वही अब मीडिया और सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। मैं कोई फिल्म क्रिटिक नहीं हूँ, इसलिए ये नहीं बताऊंगी कि सीरीज कैसी है, देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। मगर हाँ, पत्रकार जरूर हूँ तो फैक्ट्स जरूर बताऊंगी। उस वक्त जो यात्री फ्लाइट में थे, जो आतंकियों के बंधक थे, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा कि सीरीज में दिखाया गया है। पूजा ये भी बताती हैं कि लोगों को पैनिक अटैक ना आए, इसलिए आतंकियों में से एक बर्गर गाने गा रहा था, अंताक्षरी खिलवा रहा था, बहुत फ्रेंडली था। वो ऐसा लग रहा था कि सेम जो सिचुएशन हुई थी वही सेम दिखाया है। जो बर्गर था टेररिस्ट, वो थोड़ा फ्रेंडली था। उसने थोड़ा, क्योंकि पैनिक अटैक हो रहे थे लोगों को, तो वो थोड़ा उनसे गाने भी गाता था, अंताक्षरी भी खिलवाता था, उससे थोड़ा बेटर रहा। सीरीज से आगे निकल करके चलिए बात करते हैं कि असल में कंधार हाईजैक में हुआ क्या था। कैसे वाजपेयी सरकार की गलतियों के कारण मामला बिगड़ गया था और इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा था। भावनाओं में बहकर हमें गालियां देने से पहले विटनेस की बात सुन लीजिए।
गवर्नमेंट थोड़ा बस अमृतसर में चूक गई, कमांडो अटैक होना चाहिए था। पता नहीं उस पर कैजुअलिटीज कितनी होती ये नहीं पता, बट होना चाहिए था। सरकार की विफलता के कारण कैसे लोग फंसे, ये बात खुद भुक्तभोगी बताती हैं। पूजा कटारिया कहती हैं कि इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि ये सरकार का फेल्योर था। सुन लीजिए। हाँ, गवर्नमेंट फेलियर तो था। देखिए ये तो हाँ सब मानेंगे, ये तो मानेंगे। साल 1999 24 दिसंबर की शाम दिन शुक्रवार 4:30 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होती है। शाम 5 बजे जैसे ही विमान भारतीय सीमा में आता है, आतंकवादी एक्टिव हो जाते हैं। पहली विफलता तो यही देखने को मिलती है। उस वक्त भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ नेपाल में मजबूत थी। वहां रॉ का ऑफिस भी था, बड़ी संख्या में अधिकारी भी थे, मगर इन्हें भनक तक नहीं लगी कि काठमांडू से भारत जा रहे विमान में आतंकी हैं और हाईजैक करने का प्लान बनाया गया है। विमान में कुल 180 लोग सवार थे। विमान अपहरण के कुछ ही घंटों के भीतर आतंकियों ने एक यात्री रूपन कात्याल को मार दिया। 25 साल के रूपन कात्याल पर आतंकियों ने चाकू से कई वार किए थे। हाईजैकर्स ने विमान के कप्तान देवी शरण को ये विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में डाइवर्ट करने के लिए मजबूर किया। हालांकि पाकिस्तान ने उन्हें लैंडिंग की मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद इस विमान को अमृतसर में लैंड कराया गया। उस वक्त विमान में बमुश्किल 10 मिनट का ही ईंधन बचा हुआ था। दूसरी और सबसे बड़ी गलती यहाँ देखने को मिली। हालात यहाँ पर काबू में आ सकते थे, मगर न सुरक्षा एजेंसीज कोई निर्णय ले पाई और ना ही सरकार। अमृतसर आकर के भी प्लेन भारत से निकल गया। खुद रॉ के तत्कालीन चीफ AS दुलत ने इस बात को स्वीकार किया है। इंडिया टुडे को इंटरव्यू देते हुए दुलत ने स्वीकार किया है कि कंधार हाईजैकिंग के दौरान निर्णय लेने में गलतियां हुई थीं। बता दें कि विमान अपहरण के समय AS दुलत ही रॉ के प्रमुख थे। दुलत ने कहा कि एक बार जब विमान अमृतसर में लैंड कर गया तो हमारे पास मौका था कि हम उसे भारत छोड़ने नहीं देते, लेकिन जब वो अमृतसर से उड़ गया तब हमारे पास डील करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि उस समय कोई फैसला नहीं लिया गया। मैंने कई बार ये कहा है, यहाँ तक कि जब हाईजैकिंग हो रही थी हमने अमृतसर में गलती की थी। अमृतसर में विमान 5 या 10 मिनट नहीं बल्कि पूरे 50 मिनट तक रनवे पर खड़ा रहा। 50 मिनट तक सरकार और सुरक्षा एजेंसियां ये फैसला नहीं कर पाए कि करना क्या है। ईंधन भरवाने के लिए प्लेन अमृतसर में उतरा था और एयरपोर्ट पर 50 मिनट तक खड़े रहा था। बावजूद इसके प्रशासन, पंजाब पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां इस मौके का फायदा नहीं उठा सकी। दुलत ने कहा कि हम सब वहां पर मौजूद थे, हमें फैसला लेना चाहिए था। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, इतने वर्षों बाद ये ठीक भी नहीं है। किसी और की तरह ही मैं भी जिम्मेदार हूँ। पंजाब के पुलिस अधिकारी दिल्ली से साफ निर्देश मिलने के इंतजार में थे, जो कि उन्हें मिला ही नहीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब पुलिस प्रशासन केंद्र सरकार के निर्देशों का इंतजार करता रहा, मगर केंद्र सरकार कोई फैसला ही नहीं ले पाई। दिलचस्प ये है कि पंजाब के DGP सरबजीत सिंह ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि अगर दिल्ली से साफ निर्देश मिले होते तो वो जरूर कोई फैसला लेते। इस पर दुलत ने कहा कि मैं उनसे सहमत हूं, लेकिन उन्होंने किया क्या होता ये मैं नहीं जानता। उनकी बात सही है जब वो कहते हैं कि वो दिल्ली के फैसले के इंतजार में थे, जो कि कभी हुआ ही नहीं। इस घटना को लेकर के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता का एक पुराना लेख सामने आया है। इसमें उन्होंने IC-814 हाईजैक के बारे में अंदर की बातें बताई हैं। एक सवाल बार बार उठता है कि अमृतसर में NSG क्यों नहीं बुलाई गई। इसका जवाब देते हुए कंचन गुप्ता कहते हैं कि IC-814 के हाईजैक होने की सूचना मिलते ही NSG को अलर्ट कर दिया गया था। NSG स्टैंड बाय पर थी। लाहौर लैंड करने की परमिशन ना मिलने पर जब विमान अमृतसर की ओर आ रहा था तभी गृह मंत्रालय को दोबारा अलर्ट किया गया था। कंचन बताते हैं कि 45 मिनट बीतने के बाद भी NSG कमांडो एयरक्राफ्ट तक नहीं पहुंच सके। इसके वो 2 वर्जन लिखते हैं। पहला ये कि NSG कमांडो दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए विमान का इंतजार कर रहे थे। दूसरा ये बताया गया कि कमांडो मानेसर और दिल्ली एयरपोर्ट के बीच ट्रैफिक में फंस गए थे। अमृतसर पहुंचने तक विमान का ईंधन लगभग खत्म हो चुका था। इसके बावजूद आतंकियों ने विमान के पायलट को विमान को लाहौर ले जाने के लिए मजबूर किया। विमान अमृतसर से लाहौर की तरफ चला गया। रात 8:01 पर विमान पाकिस्तान के लाहौर में उतरा।
लाहौर एटीसी ने विमान को उतरने की अनुमति तब दी जब पायलट ने एटीसी लाहौर को बताया कि ईंधन खत्म हो जाने के कारण उसे विमान को क्रैश लैंड करना पड़ेगा। लाहौर में विमान में ईंधन भरा गया। रात 10:30 बजे विमान ने काबुल के लिए उड़ान भरी। काबुल से यह सूचना दी गई कि वहां रात में उतरने की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में विमान दुबई स्थित वायुसेना अड्डे पर उतरने के लिए रवाना हो गया और 25 दिसंबर 1999 को रात 1:32 पर यह वायुसेना के अड्डे पर उतरा। अमृतसर में विमान के हाथ से फिसलने के बाद लाहौर में विमान को रोकना ही भारत की आखिरी उम्मीद बची थी। इस बीच जसवंत सिंह ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री को फोन मिलाया। जसवंत सिंह इस समय विदेश मंत्री थे। उन्होंने उनसे विमान को फिर से उड़ान भरने से रोकने की विनती की, लेकिन पाकिस्तानियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो खुद को इस अपहरण से दूर रखना चाहते थे ताकि बाद में ये दावा कर सकें कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। कंचन लिखते हैं कि पाकिस्तान चाहता था कि IC-814 जल्द से जल्द उनकी धरती और उनके एयर स्पेस से बाहर हो जाए, इसलिए विमान में ईंधन भरा गया, जिसके बाद हाईजैकर्स ने पायलट को दुबई जाने पर मजबूर किया। कंचन गुप्ता का कहना है कि यहाँ पर विदेश मंत्री जसवंत सिंह और तत्कालीन UAE राजदूत KC सिंह ने बेहतरीन काम किया। पहले तो दुबई सरकार भी प्लेन को लैंड करने की अनुमति नहीं दे रही थी, मगर फिर अनुमति दे दी गई। UAE के अधिकारियों के द्वारा हाईजैकर्स को समझाने की कोशिश की गई और यहीं पर पहली डील होती है। उन्होंने 13 महिलाओं और 11 बच्चों को विमान से उतरने की अनुमति दी। इसके साथ ही रूपन कत्याल के शव को भी भारत को सौंप दिया। 25 दिसंबर 1999 की सुबह विमान ने दुबई से उड़ान भरी और अफगानिस्तान के कंधार में लैंड कर गया। उस वक्त कंधार में तालिबान की सत्ता थी। आखिर एक भारतीय विमान को हाईजैक करने के पीछे कारण क्या था? दरअसल आतंकी बंधकों को छोड़ने के बदले अपनी कुछ मांगे पूरी करवाना चाहते थे। आतंकियों ने बंधकों को छोड़ने के बदले जो शर्त रखी थी, भारत सरकार का उस पर राजी होना असंभव था। इन आतंकियों ने बंधकों को छोड़ने के बदले अपने 36 आतंकी साथियों की रिहाई के साथ साथ 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती की मांग रखी थी। इसके साथ ही वो एक कश्मीरी अलगाववादी के शव को सौंपे जाने की भी मांग कर रहे थे। जब भारत सरकार मुश्किल में फंसी थी, तब आश्चर्यजनक तौर से तालिबान ने मामले को संभालने में मदद की। BBC की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान की गुजारिश के बाद उन्होंने पैसे और शव की मांग छोड़ दी। तालिबान ने एक तरफ विमान अपहरणकर्ताओं तो दूसरी तरफ भारत सरकार पर भी जल्द समझौता करने का दबाव बनाए रखा। एक वक्त तो ऐसा लगने लगा कि तालिबान कोई सख्त कदम उठा सकता है, लेकिन बाद में गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि तालिबान ने ये कहकर सकारात्मक रवैया दिखाया है कि कंधार में कोई रक्तपात नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपहृत विमान पर धावा बोल देंगे। इससे अपहरणकर्ता अपनी मांग से पीछे हटने को मजबूर हुए। विमान कंधार में 6 दिन तक खड़ा रहा। बातचीत का दौर चलता रहा और अंत में आतंकी अपने 3 साथियों की रिहाई के शर्त पर मान गए। अंत में सभी बंधकों की रिहाई के लिए एक पैकेज तैयार किया गया। सरकार 3 आतंकवादियों मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और उमर शेख को रिहा करने को तैयार हो गई। मीडिया के साथ साथ बंधकों के परिवार लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे। परिवार गृह मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। प्रेशर इतना ज्यादा था कि अजित डोभाल भी हिम्मत हार चुके थे। पूर्व रॉ चीफ दुलत अपनी किताब में लिखते हैं कि जब नेगोशिएशन टीम वहां पहुंची तो अजित डोभाल ने मुझे फोन किया। उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी फैसला करवाइए, यहाँ बहुत प्रेशर है, पता नहीं क्या हो सकता है। ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं तो अपना जहाज लेकर के यहाँ से जाइए। मेरे लिए ये भरोसा कर पाना मुश्किल था कि डोभाल जैसा आदमी हिम्मत हार गया है। विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद इन तीनों आतंकियों को लेकर के कंधार गए और उन्हें हाईजैकर्स को सौंपा। बदले में उन्होंने 155 बंधकों को छोड़ दिया। रिहा किए गए आतंकियों ने वही किया जिसका डर था, भारत को गहरे जख्म दिए। रिहा होने के बाद मसूद अजहर ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को नए सिरे से संगठित किया। अजहर के आतंकी संगठन ने 1999 के बाद भारत पर कई वार किए। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ। 2008 में मुंबई के आतंकवादी हमले और जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में इसी आतंकी का नाम सामने आया। फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए हमले में भी मसूद अजहर ही मास्टरमाइंड था। इस हमले में हमारे 40 से अधिक जवानों ने अपना बलिदान दे दिया था। इसी तरह मुश्ताक जरगर 2019 में अनंतनाग में हुए आतंकी हमले का संदिग्ध है। इस हमले में CRPF के 5 जवानों का बलिदान हुआ था। 2017 में कश्मीर में हुए ग्रेनेड अटैक में भी जरगर का हाथ था। जिस तीसरे आतंकी उमर शेख को सरकार ने 1999 में छोड़ा था, वो 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के बाद कुख्यात हुआ था।
शेख ने ही पर्ल की गला रेत करके हत्या कर दी थी। इसका वीडियो भी जारी करके सनसनी फैलाई गई थी। अब देखिए, अनुभव सिन्हा की सीरीज 8 दिन तक विमान में हुए घटनाक्रम पर बनी है। रिहाई के फैसले के फायदे नुकसान पर तो उन्होंने बात भी नहीं की है। कप्तान देवी शरण की किताब में जिस तरह की घटनाएं बताई गई हैं, सीरीज में उनका उसी तरह से इस्तेमाल किया गया है। प्लेन में आतंकियों ने किसकी हत्या की, कैसे नाम इस्तेमाल किए और 8 दिन तक क्या क्या हुआ, इसका जिक्र सीरीज में है। अब ये डॉक्यूमेंट्री तो है नहीं, सीरीज है। इसके बावजूद सीरीज को बैन करने की मांग हो रही है। सोशल मीडिया ट्रोलिंग हो रही है। निर्माता निर्देशक से लेकर के एक्टर्स पर एफआईआर और केस करवाए जा रहे हैं। ये बात सच है कि वाजपेयी और उनका मंत्रिमंडल इस घटना के कारण बहुत दबाव में था और यहाँ बैठ करके तत्कालीन जो हालात थे उनको जज करना ठीक नहीं है। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम घटना पर बात न करें और सच को छुपा दें। खैर, आपको सीरीज कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बता सकते हैं और कंधार के बारे में आपको कुछ सवाल हो तो वो भी आप हमें कमेंट कर दें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।